स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। इनफैक्ट मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन होने वाली है एक अच्छी खबर पे। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ R&D के बारे में। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में सरकार ने संसद में बताया कि इंडिया ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक आउटपुट, यानी कि स्कॉलरली इंडेक्स में इंडिया का अभी रैंक पहुंच चुका है नंबर 3 पे। 10 साल पहले 2010 में हमारी रैंकिंग थी 7, लेकिन 2020 में हम लोग थर्ड पायदान पे पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक आउटपुट। अब देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि हमसे ऊपर कौन है। हमसे ऊपर है चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम तीसरे नंबर पे आते हैं। अब ये तो हुई साइंटिफिक आउटपुट की बात, यानी कि कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कितने साइटेशन हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इनोवेशन की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो विप्रो रिलीज करता है, उसके तहत भी पिछले 10 सालों में इंडिया की रैंकिंग कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2020-21 में 40 के आसपास हमारी रैंकिंग पहुंच चुकी है, विच इज अगेन अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इंप्रूव्ड R&D परफॉर्मेंस के बारे में और उसके पीछे रीजंस क्या है। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल है ये: इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन टू थर्ड इन द ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस इन द लास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने रैंकिंग इंप्रूव की है। अभी हम लोग तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। नाउ इन लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको डिस्कस करना है पहले भाग में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इंप्रूव परफॉर्मेंस चल रही है। इसके अलावा दूसरे भाग में आपको बताना है कि हम लोगों को और क्या करने की जरूरत है, व्हाट आर द मेजर्स दैट आर नीडेड टू रीच द जेनिथ, यानी कि टॉप पे पहुंचने के लिए इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन हमें और क्या क्या करने की जरूरत है। राइट? तो इसी सवाल के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। इस सवाल के प्रति, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर बिगिनिंग देयर इज अ स्मॉल नोटिस फॉर ऑल द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं 2023 में, जो मई में है, तो आपके लिए प्रोग्राम बना है सिप प्लस। इस सिप प्लस प्रोग्राम में हम लोग आपकी रिवीजन करा देंगे। दिस इज अ प्योरली रिवीजन बेस्ड प्रोग्राम, जहां पे 90 दिनों में आपका कंप्लीट जो प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा उसकी रिवीजन करा दी जाएगी। 3000 से भी ज्यादा हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। टिप्स, ट्रिक्स, एनालिटिकल स्किल्स आपकी बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि आप और भी कॉन्फिडेंट और भी सक्षम बनोगे। ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है 19 दिसंबर को, लेकिन इसके एडमिशन अभी भी ओपन है। कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए। मैं कहूंगा 22 को इसकी एडमिशन क्लोज हो रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए यूज दिस कोड। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो सिप प्लस प्रोग्राम है ये एडवांस स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपनी फाउंडेशन कंप्लीट की हुई है। लेकिन जो लोग आकांक्षी है, जो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, समझ लीजिए नए साल से, क्योंकि हमारा नए साल से, नए सिरे से वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट बैच फॉर 2024। ये 2023 के लिए नहीं, 2024 के लिए। अब 2024 का जब भी कैलेंडर आएगा तो आपको एग्जाम की डेट पता चलेगी, बट मैं अनुमान लगा सकता हूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फिर से मई 15 के आसपास रह सकती है। मई 15 से 20 के आसपास रहेगी इन 2024। तो 1.5 साल आपके पास रहेंगे तैयारी शुरू करने के लिए। कोर्स शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना दिया जाएगा, जहां पे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, एवरीथिंग, द होल शिबैंग, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें ऐप, जहां पे यू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है? जस्ट डू दिस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है? चलिए बढ़ते आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इंडिया की इंप्रूव परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको बताया इंडिया तीसरे पायदान पे पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरली आउटपुट, स्कॉलरली इंडेक्स में। इनोवेशन में भी हम लोगों ने अपनी रैंकिंग काफी इंप्रूव की है। वी हैव कम अराउंड 40th रैंक इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन ऑल्सो। टॉप पे आता है स्विट्जरलैंड। आई थिंक पिछले 10 सालों से स्विट्जरलैंड ही आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट? तो दोनों में भी हमारी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट रही है। इनफैक्ट जो सरकार ने बताया, अगर हम लोग उसकी ऑब्जर्वेशन करें, सरकार ने बताया एक रिपोर्ट के बारे में, NSF की रिपोर्ट है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंटल बॉडी है, जो साइंस एंड टेक रिलेटेड डेटा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड डेटा इंडिकेटर्स बताते हैं। और उनकी इस साल की रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया हैज जंप फ्रॉम 7th पोजीशन टू 3rd पोजीशन इन 1 डेकेड, यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक इस दशक में इंडिया ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। हमारी साइंटिफिक पब्लिकेशन 2010 में कितनी थी? 60,000 के आसपास, और 10 साल बाद ऑलमोस्ट 2.5 गुना हम लोगों ने बढ़ाई है। अभी हमारे ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास हमारे पेपर पब्लिश होते हैं हर साल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमसे ऊपर है
चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम लोग इनोवेशन की बात करें, नंबर ऑफ पेटेंट्स भारत में पिछले 2-3 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। देखिए 2018-19 में इंडियन पेटेंट ऑफिस ने 2500 के आसपास पेटेंट इशू किए थे, राइट। लेकिन 2020-21 में आप देख सकते हो नंबर है ऑलमोस्ट डबल, 5600 से भी ज्यादा हम लोगों ने पेटेंट्स पास किए हुए हैं। तो इनोवेशन में भी इंप्रूव हो रहा है, आरएनडी में भी इंप्रूव हो रहा है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, ग्लोबली पूरे विश्व में 6 कंट्रीज है, देयर आर 6 कंट्रीज विच कंट्रीब्यूट टू अबाउट 50% ऑफ पेपर पब्लिकेशन। और सबसे टॉप पे आता है ऑफ कोर्स चाइना, सबसे टॉप पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना का कंट्रीब्यूशन है 23%, यूएस का 16%। नाउ जर्मनी एंड इंडिया, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 5%, जर्मनी का 4% और यूके का है 4%। तो टॉप 5 बनते हैं ये। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, एब्सोल्यूट नंबर्स में पिछले 20 सालों में, सन 2000 से लेकर 2020 की हम लोग बात करें, इस सेंचुरी की बात करें, तो एब्सोल्यूट नंबर में यूएस नंबर 1 पे आता है। बट पिछले एक दशक में आप देख सकते हो 2010 से लेकर 2020 में चाइना हैज एक्चुअली बीटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हमसे पहले जर्मनी था इस दशक से पहले। यानी कि अगर हम लोग कंबाइंड 20 इयर्स का डेटा देखें तो हम लोग 4th नंबर पे आते हैं, लेकिन पिछले एक दशक का डेटा देखें तो इंडिया वुड कम एट नंबर 3, विच इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, ग्रेट डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की इनोवेशन रैंक बताएं, देखिए इनोवेशन रैंक, इंडिया इज रैंक 40th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में, जहां पे हमारी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रही है। स्विट्जरलैंड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, कंटिन्यूअसली 10-12 सालों से नंबर 1 पे ही आ रहा है वो, और इंडिया ने भी अपनी इनोवेशन में भी रैंकिंग इंप्रूव की है। तो साइंस एंड टेक, इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, वी आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग आवर रैंक। अब सवाल उठता है क्यों हो रहा है, राइट? किस तरह के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं? सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रही है। लोग भी इन्वॉल्व है, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पीएचडी, नंबर ऑफ पेपर पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ डेवलपमेंट बढ़ रही है इंडिया में। अब अगर हम लोग बजटरी एलोकेशन देखें, ये काफी पॉजिटिव ट्रेंड है। देखिए जब भी हम लोग इंडिया के बारे में बात करते थे, आरएनडी के बारे में, ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है, हम लोग कहते थे कि इंडिया का जो स्पेंडिंग है आरएनडी पे, इट इज हार्डली 1% ऑफ जीडीपी, राइट? 1% ऑफ जीडीपी, उसमें से भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं वो अंडर यूटिलाइज होती है इन टर्म्स ऑफ आरएनडी। लेकिन पिछले एक दशक में कंटिन्यूअसली बजटरी एलोकेशन राइज हो रहा है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा, 3% से भी ज्यादा हमारा जीडीपी का जो हिस्सा है वो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री को जाता है, यानी कि मोस्टली आरएनडी की तरफ जाता है, दूसरी चीजों के लिए जाता है। 3% से ज्यादा, मैं कहूंगा 3.5% के आसपास, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आ चुका है, जहां पे इनोवेशन को हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बायोटेक किसान प्रोग्राम है, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम, स्पेशली फॉर फार्मर्स। महिलाओं की जो इन्वॉल्वमेंट है इन साइंस एंड टेक, उसके लिए किरण स्कीम है, वुमेन इंप्रूवमेंट और वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। इसके अलावा निधि स्कीम है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। इंस्पायर स्कीम है, कई सालों से इंस्पायर स्कीम चल रही है, जहां पे इनोवेशन को इंस्पायर करते हैं। वज्रा स्कीम चल रही है, वज्रा में इट्स अ फैकल्टी बेस्ड स्कीम, ये आपको पता है, ये फैकल्टी की स्कीम है, जहां पे बाहर की फैकल्टीज, विजिटिंग फैकल्टीज इंडिया में आके पढ़ाते हैं, जिससे कि आरएनडी में इंटरेस्ट बढ़े, एटसेट्रा। साथ ही स्कीम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। जिज्ञासा स्कीम है, जिज्ञासा स्कीम में भी इनोवेशन की हम लोग बात करते हैं। एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम है जो रिसेंट टाइम्स की, जिसपे हम लोग फिर से आरएनडी प्रमोशन, इनोवेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। सीएमबी भारत एक स्कीम है माइक्रोवेव बेस्ड टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग के लिए, माइक्रोवेव बेस्ड टेक्नोलॉजी, सीएमबी भारत। इसके अलावा देयर इज अ स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेस, अलग अलग साइंसेस में रिसर्च एडवांस करने के लिए स्कीम्स आ चुके हैं। अलग अलग नेशनल मिशंस भी आ चुके हैं, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक एक चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर स्टियाक, राइट, जैसे हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी एडवाइजरी काउंसिल है, पीएम स्टियाक। सो पीएम स्टियाक ने बताया है 9 मिशंस के बारे में, और इसकी तरफ ऑलरेडी सरकार की तरफ से काम चल चुका है। अलग अलग मिशंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि मिशन ऑन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे नीति आयोग काफी एक इंपॉर्टेंट काम कर रही है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। क्वांटम टेक के ऊपर हमारा मिशन आ चुका है। बायोडाइवर्सिटी के प्रति एक मिशन डेवलपमेंट की बात की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर मिशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, नेशनल मिशन, अलग अलग स्कीम आ चुके हैं, फेम स्कीम है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ स्कीम,
और नेशनल मिशन ऑन बायो साइंस, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन ऑलरेडी चल रहा है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसके अलावा हाल ही में अग्नि भी हम लोगों ने शुरू किया है, अग्नि न्यू इंडिया इनोवेशन, राइट, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ थ्रू न्यू इंडिया इनोवेशंस, एक मिशन या फिर स्कीम की भी शुरुआत हो चुकी है। तो अलग अलग चीजें हुई है, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग मिशन शुरू हुए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि काफी हद तक R&D में इंप्रूवमेंट हुई है, और जिसकी टेस्टिमनी है इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट होना, जिसकी साइंटिफिक पब्लिकेशंस में इंप्रूवमेंट होना, इट इज अ टेस्टिमनी ऑफ दैट, राइट। अब ये तो अभी तक की स्टोरी है, लेकिन अभी भी हम लोग, मैं कहूंगा, जो बड़ी कंट्रीज जैसे यूएसए हो गई, चाइना हो गई, उनसे पीछे ही चल रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चीजें करने की जरूरत है, उसी रिपोर्ट से ही हम लोग कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आने वाले समय में भी सूत्रों के अनुसार इस साल का जो बजट आएगा भी फरवरी 2023 में आएगा, तो उसमें भी जो R&D का लिए बजट होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के लिए, वो बढ़ने वाला है। देखिए, इस साल यानी कि दिस फिस्कल 2023 में बजटरी एलोकेशन थी 14,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब 14,000 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन के आसपास, 2 बिलियन थोड़ा सा कम होगा, अंदाजा नंबर पे $2 बिलियन पकड़ लेंगे 70 रुपए के हिसाब से, तो 7,000 करोड़ इज $1 बिलियन, सो $2 बिलियन के आसपास अंदाजा नंबर्स। और ये बढ़ने वाला है, 20% राइज होने वाला है, ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। लेकिन जब भी आएगा तो देखते हैं, काफी अच्छी खबर है, अगर बढ़ेगा तो इट इज मच बेटर, जिससे हम लोग और भी अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो बजटरी एलोकेशन है, इसको भी अगर हम लोग कंपेयर करें, वी आर स्टिल वे बिहाइंड। देखिए, ये वो ग्राफ है जहां पे हमें पता चलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रॉस जीडीपी का एक्सपेंडिचर ऑन R&D ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कितना है, ठीक है। अब इंडिया का जो लाइन है, इट इज पिंक लाइन, तो इंडिया का जो लाइन है, इट इज समवेयर होवरिंग हियर इटसेल्फ, राइट, $100 बिलियन। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर पीपीपी टर्म्स में डाले तो $5 to 6 बिलियन के आसपास इन टर्म्स ऑफ पीपीपी हो जाएगा, 5-6, उससे भी थोड़ा ज्यादा भी पकड़ लिया, यानी कि सिंगल डिजिट में ही रहेगा। ये आपको जानने की जरूरत है। बट अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, यूएस का बात करें, चाइना की बात करें, जस्ट लुक एट द ग्राफ, दिस इज द यूएस ग्राफ एंड दिस इज द चाइनीज ग्राफ, एंड चाइना वर बिलो। अगर हम लोग 2008 तक की देखें तो जापान से नीचे था चाइना, लेकिन एक्सपोनेंशियल राइज हो चुका है। और 2019 के अगर आप इनके नंबर्स देखें इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पीपीपी टर्म्स में, राइट, परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर देखें, यूएस की स्पेंडिंग होगी $657 बिलियन, चाइना की स्पेंडिंग होगी $525 बिलियन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। इतना तो हमारा पूरा जीडीपी भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। वी कम अराउंड से यूके की स्पेंडिंग से भी थोड़ा सा हम लोग कम ही रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि अभी भी इन टर्म्स ऑफ आवर स्पेंडिंग, R&D का जो स्पेंडिंग रहेगा उसे हमें बढ़ाने की जरूरत है और भी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग हमारी कंट्रीब्यूशन देखें इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारी R&D एक्सपेंडिचर्स में, देखिए यूएस और चाइना टॉप पे आते हैं, चाइना और यूएस। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग कहीं पे आ जाते हैं, very little contribution from our side, but India does get a mention in top 10, right? जैसे in Southeast Asian countries including Japan, Malaysia, Singapore, India, they contribute to about 46%, यानी कि एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि एशिया में साउथ ईस्ट एशिया प्लस साउथ एशिया की हम लोग बात करें तो दीज कंट्रीब्यूट हेवीली 46% ऑफ एनुअल R&D एक्सपेंडिचर। तो इंडिया को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा हमारी जो R&D इंटेंसिटी है उस वो बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम लोग इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो किसी भी कंट्री का आप देखेंगे तो उनकी R&D इंटेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। यू कैन जस्ट लुक एट द नंबर्स 2019 R&D इंटेंसिटी क्या होती है? R&D इंटेंसिटी का मतलब है कि आपकी R&D का खर्चा जो हो रहा है रिलेटिव टू योर साइज, रिलेटिव टू योर प्रोडक्शन, रिलेटिव टू योर फाइनेंशियल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली फॉर R&D परफॉर्मिंग यूनिट्स। जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपका कितना R&D जा रहा है और कितना आउटपुट निकल रहा है, राइट, तो उस हिसाब से मेजर करते हैं कि आपकी R&D इंटेंसिटी कितनी है। जैसे हमारा R&D के प्रति हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी इज गोइंग टू R&D एंड हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इनटू वैल्यू एडेड आउटपुट। तो अगर हम लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया को अपनी R&D इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में पैसा डालने की जरूरत है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में जहां से हम लोग और भी ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं उन जगहों पे फोकस करने की जरूरत। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा देखिए, जब भी हम लोग R&D की बात करते हैं तो R&D का साइकिल होता है, मूवमेंट होती है कि पहले आप बेसिक रिसर्च करोगे, उसके बाद
उस बेसिक रिसर्च के बेसिस के ऊपर जैसे पेपर पब्लिश हो गया, उस पेपर पब्लिश होने के बाद उसको आप अप्लाई करो, यानी कि नेक्स्ट थिंग इज अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च के बाद आपको स्केलिंग अप करनी, बेसिकली डेवलपमेंट बेस्ड रिसर्च करनी है। तो हमें इस दिशा में मूव होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स हम लोग पेपर पब्लिश ज्यादा कर रहे हैं, पीएचडी नंबर्स हमारे पास ज्यादा निकल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर पॉपुलेशन। अगर हम लोग नंबर ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स देखें, वी आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद चाइना, यानी कि चाइना के बाद हम ही आते हैं नंबर ऑफ पीएचडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग आइडियाज जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, हायर रिसर्च करने की जरूरत है, एप्लीकेशन बेस्ड डेवलपमेंट बेस्ड रिसर्च करने की जरूरत है, और इवेंचुअली हमें स्केल अप करना है। यही मैंने आपको बताया आर&डी इंटेंसिटी क्या होती है, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप यहां पे जो पैसा डाल रहे हो दैट शुड अल्टीमेटली ट्रांसलेट एंड गिव यू आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप। नई टेक्नोलॉजी आए, नई आइडियाज आए, नए नए सॉल्यूशंस निकले जो हमारी इकोनॉमी को मदद करें, जिससे कि हमारा और भी औहदा बढ़ेगा एट द ग्लोबल लेवल। तो दिस इज द बेसिक वे फॉरवर्ड इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव। सबसे पहले हमारी बजटरी एलोकेशन और भी ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, और भी नई स्कीम्स आने की जरूरत है, और हमारा फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स दिस, यानी कि फ्रॉम बेसिक टू अप्लाई टू डेवलपमेंटल रिसर्च एंड अल्टीमेटली स्केलिंग अप ऑफ दीज R&D प्रोजेक्ट्स। दैट शुड बी आवर फोकस, राइट। आशा करते हैं कि इसके ऊपर अमल होगा आने वाले साल में। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग 7th से 3rd पे पहुंचे 2020 तक। लेट अस होप कि 2030 में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगले दशक में हम लोगों ने क्या किया, तो 2030 में होपफुली एटलीस्ट सेकंड नंबर पे तो पहुंच ही जाएंगे, होपफुली कि वी कैन बीट यूएसए। तो चाइना इंडिया हो सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी अगर खबर आएगी, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID Rahul Sai 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can always message me on this particular ID. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।